ओके। तो आज हम देखेंगे राइनो के इंटरफेस के बारे में। ठीक है ना? इसके लिए मैंने राइनो ओपन कर लिया है। ठीक, इस तरीके से राइनो ओपन हो चुका है। सबसे पहले ये जो राइनो का इंटरफेस है उसमें ये एक पॉपअप मेन्यू आती है। ठीक, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है वो टेम्पलेट्स दिए है ना। टेम्पलेट्स मतलब आपको किस चीज़ का वर्क करना। ठीक है, क्योंकि राइनो जो होता है, मतलब राइनो जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक इंडस्ट्री के लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका आर्किटेक्चर, जैसे हमारा हो गया, आर्किटेक्चर वाले भी यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग वाले भी यूज़ करते हैं, और जो सबसे मेन है ज्वेलरी डिज़ाइनर, जो कि राइनो ही पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। ठीक, वो लोग हो गए आपके मैन्युफैक्चरिंग में, आपका कार डिज़ाइन वगैरह हो गई, और मेरिन डिज़ाइन में जो बोट की डिज़ाइन वगैरह होती है उसमें हो गया। एरोस्पेस में भी कभी कभार राइनो यूज़ होता है, वैसे तो उसमें मेनली केटीआई यूज़ होता है। ठीक, और कोई स्पेशलाइज्ड और सॉफ्टवेयर भी होगा वो यूज़ होता होगा, बट राइनो भी यूज़ होता है, क्योंकि राइनो में जो सरफेस डिज़ाइन की टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, बहुत ऑप्टिमाइज है, इसलिए राइनो को यूज़ भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो राइनो का एक और यूज़ केस पैरामेट्रिक मॉडलिंग, खासकर जो राइनो और ग्रासहॉपर से होती है पैरामेट्रिक मॉडलिंग, वो राइनो में बहुत शानदार है। मतलब राइनो और ग्रासहॉपर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा बैठता है। ठीक, तो उसके लिए टेम्पलेट्स आप इस तरीके से चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका आ रहा है लार्ज ऑब्जेक्ट, मेनली दो टाइप के टेम्पलेट है। ठीक है, ऊपर के दो छोड़ दीजिए, वो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। यहाँ पर आपको लार्ज ऑब्जेक्ट है और स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक, स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनर हुआ, वो क्या होता है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट में बहुत छोटी छोटी डिज़ाइन पे काम करता है। ठीक है, जैसे अंगूठी हुई, अंगूठी के अंदर किस तरीके की एनग्रेविंग देनी है, उसमें जो मेटल का पीस आना है वो कैसा आना है, उसमें जो कांच के पीस लगने हैं वो किस तरीके के लगने हैं, तो उसके लिए क्या करेगा वो बंदा, स्मॉल ऑब्जेक्ट में काम करेगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट के टेम्पलेट्स पर काम करेगा। ठीक है, हर एक टेम्पलेट की अपनी एक क्या है, एब्सोल्यूट टॉलरेंस है, एक यूनिट है, और उसका जो डिस्प्ले सिस्टम है वो है। ठीक है, जैसे आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट हुआ, ज्वेलरी डिज़ाइनर है कोई, तो वो में काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट में, सॉरी, है ना। स्मॉल ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर, और उससे छोटा अगर उसे करना हुआ तो वो यूनिट बाद में सेट कर लेगा। ठीक है, बट टॉलरेंस का ध्यान रखेगा, है ना। ये टॉलरेंस मैं आपको कभी और एक्सप्लेन करूंगा कि टॉलरेंस का क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, ओके। दूसरा, अब जैसे आर्किटेक्चर वर्क है, तो जिसको लैंडस्केपिंग का वर्क करना है, बहुत बड़े एरिया पे काम करना है, तो वो लार्ज ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, फिट इंच में या फिट में काम करेगा, या फिर मीटर में काम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरफ जो आ रही हैं वो आपकी यूनिट्स हैं, और ये है कि आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। ठीक है, जनरली हम जो इंडिया में काम करते हैं वो फिट इंच में काम करते हैं, जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं फिट इंच में करते हैं, कुछ लोग मीटर में भी करते हैं, बट जनरली जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं वो फिट इंच में करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो रिसेंट की फाइल्स हैं, जो भी आपने बनाई होंगी, वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। कोई दूसरी फाइल आपको खोलनी है यहाँ पर, तो वो आप खोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आपका लाइसेंस वगैरह जो भी आपका रहेगा, ठीक है, उसकी आप यहाँ पर डिटेल रखें। ठीक है, अगर आपका नेट कनेक्ट है तो वो आपको यहाँ पर न्यूज़ टिप्स वगैरह भी दिखाएगा, बट हमें उसका कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। ठीक, आप कोई भी एक टेम्पलेट अपने वर्क के हिसाब से चूज कर लो। ठीक, राइनो की ये विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। ठीक, इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आपका राइनो का वर्जन लिखा हुआ है कि राइनो कौन सा वर्जन है। ठीक, इसके बाद जो आपको यहाँ पर ये लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपकी है मेन्यू बार। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर इसके और भी फंक्शंस खुलते चले जाएंगे। ठीक है, इन फंक्शंस को हम टाइम टू टाइम देखेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शन क्या काम आता है ना। कहने का मतलब ये है कि राइनो में जो भी मोस्ट ऑफ द फंक्शंस यूज होते हैं वो आपको इस ड्रॉप डाउन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी बहुत सोच समझ के बनाई है। जैसे आपको कर्व के फंक्शंस चाहिए,
ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। कर्व कौन सा बनाना है भाई, सर्कल बनाना है, आर्क बनाना है, इलिप्स बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। आप देखेंगे यहाँ बीच में एक लाइन दिख रही है, ठीक है, और यहाँ भी एक लाइन दिख रही है। तो ये पार्टीशन है भाई आपका, कि जो आपकी शार्प लाइन्स है, शार्प जो कर्व बनते हैं ना, जैसे लाइन हो गया, पॉली लाइन हो गया, या कोई पॉलीगॉन हो गया, जिनमें लाइन ही लाइन चलती हैं, तो उसका एक अलग कैटेगरी है। फिर जिनमें कर्व या राउंडनेस होती है उसकी कैटेगरी अलग है। फिर इसके नीचे जो है वो कर्व के जो ऑपरेशंस है, जैसे कर्व को आपको एक्सटेंड करना है, उसमें फिलेटिंग करनी है राउंडनेस के लिए, कॉर्नर्स लगाने, कुछ इस तरीके के। ठीक है, इसके नीचे और दूसरी कैटेगरी है आपके फंक्शंस की, और ये तीसरी जो कैटेगरी है वो कर्व में आपको कर्व के जैसे कि आपको कर्व को आर्क में बदलना है, या जो आर्क हैं उनके पॉइंट्स वगैरह चेंज करने हैं, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर काम आएंगे आपकी ये टूल्स। ठीक, इसी तरीके से सरफेस के जो ऑपरेशंस होंगे वो आपके सरफेस के अंदर आएंगे। के बाद जब हम सब डी मॉडलिंग करेंगे, कोई ऑर्गेनिक शेप्स बनाएंगे, जैसे कोई सोफा वगैरह बनाना हुआ हमें सब डी से, तो उसके लिए हम सब डी के टूल यूज़ होंगे। सॉलिड टूल आपके बॉक्स, सिलेंडर, और इसमें बुलियन भी शायद यहाँ पर कहीं रहेगा। ठीक है, ये बुलियंस के ऑपरेशन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जितने भी यहाँ पर ये पैनल्स हैं, यहाँ पर पैनल्स बोलूँ या ड्रॉप डाउन मेन्यू बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपके वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि जिस तरीके का आपको काम करना है उसके आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगी। ठीक है, चाहो तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी टूल्स आपको मेनली यूज होते। ठीक है, एक दिन जब हम कस्टमाइज करने बैठेंगे तो हम उस चीज़ को भी देख लेंगे कि भाई ये आपके किस तरीके से होते। ठीक है, एक दूसरी चीज़, यहाँ पर दो मेन्यू मेरी अलग से है। ये मेरे क्या है, एडॉन्स है मेरे, उनको मैंने यहाँ पर उनकी मेन्यू अपने आप बनी हुई आई है, तो ये उसकी मेन्यू है। ठीक, ये मेन्यू हम चाहें तो ऑप्शंस में जाकर फाइल या फिर एडिट में रहेगा, ऑप्शंस, एक्चुअली मैं क्या शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। इन मेन्यू बार्स को हम यहाँ पर टूल बार्स या इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज फाइल्स, ठीक, एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से चेंज किया रही है, तो यहाँ पर इनके ड्रॉप डाउन के अंदर वो चीज़ इसको एडिटिंग करने की आपको मिल जाएगी। ठीक, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी एडिटिंग हम किसी और सेशन में देखेंगे। मैं थोड़ा सा एक बार क्या रिसर्च कर लूँगा, मेरे दिमाग से भी उतर गया है कि वो किस तरीके से होगा। ठीक है ना। दूसरा, ये जो नीचे आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, इसको बोलते हैं कमांड बार। ठीक है, इस कमांड बार का काम क्या है, जो भी आपके फंक्शंस होते हैं उनको आप टाइप करते हैं। जैसे आपको लाइन क्रिएट करनी है तो आप LI प्रेस करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन आने लगेगा कि भाई आपको क्या क्रिएट करना। ठीक है, क्योंकि राइनो जो है वो कमांड बेसिस पे चलता है, कमांड लाइन पे चलता है। ठीक है, जैसे आपका ऑटोकैड चलता है ना, उसी तरीके से राइनो का जो वर्किंग है वो भी कमांड बेसिस पे होती है। ठीक है, तो अगर आपको लाइन चाहिए तो आप LINE प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका लाइन का जो फंक्शन है वो ऑन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। इसके बाद अलग अलग और भी फंक्शंस यहाँ पर हैं कि भाई आपको लाइन दोनों साइड बनानी है, नॉर्मल बनानी है, नॉर्मल मतलब किसी से परपेंडिकुलर बनानी है, या किसी खास एंगल पर बनानी है, वर्टिकल बनानी है, कुछ इस तरीके से ये अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, मैं एक बार बोथ साइड पर क्लिक करता हूँ तो बोथ साइड से क्या होगा, इसका सेंटर डिफाइन हो जाएगा और इसके दोनों तरफ लाइन के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, और जब आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक, जैसे हमारा ऑटोकैड में होता है कि भाई फंक्शन ऑन हो गया, फर्स्ट क्लिक करते हैं, सेकंड क्लिक करते हैं और कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक, कुछ इसी तरीके से, है ना। तो कमांड लाइन आपका दो फंक्शन के लिए यूज होता है। पहला तो आप उसमें टाइपिंग करते हो जो भी आपको चाहिए, मेनली आपको मान लो सर्कल चाहिए तो CIR प्रेस करेंगे,
तो सर्कल लगभग आ जाता है, वो समझ लेता है राइनो कि भाई आप सर्कल चाह रहे हैं। और इसके अलावा ड्रॉप डाउन में से आप मेन्यू से भी चूज कर सकते हैं अगर आपका यहाँ नहीं आता है तो। ठीक, और क्लिक करेंगे और यहाँ सर्कल के अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है ना। जनरली जो होता है वो होता है आपका सेंटर से आप क्लिक करते हैं और इसके बाद आप इसको जितना ड्रैग करते हैं उतना बड़ा आपका सर्कल बन जाता है। ठीक है, आपको ट्रिम करना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, TRIM प्रेस करके स्पेस बार कर दें और इसके बाद इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जिस तरीके से हम ऑटो कैड में करते हैं कुछ इसी तरीके से हमारा वर्किंग रहेगा। ठीक है ना। अगर आपको TR का जो फंक्शन है, जैसे अभी TR से ट्रिम, देखिए इसने इस बार ट्रिम को डायरेक्ट यहाँ बता दिया क्योंकि राइनो रीड करता है कि आप कौन सी कमांड ज़्यादा यूज़ करते हो। ठीक है, जो भी कमांड यूज़ करते हो ज़्यादा, राइनो उनको क्या है सजेशन में दिखाने लगता है। फिर भी नहीं मिलती है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो आप इनकी कमांड अलियासिस भी बना सकते हो। जैसे TR प्रेस करने पर ट्रिम आ रहा है, अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे शॉर्टकट्स बनाने, जैसे ट्रिम के लिए मुझे TR बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर आपको अलाइसिस बनाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि भाई किस चीज़ का आपको अलाइसिस बनाना। ठीक है, जैसे इसमें ZS लिखा हुआ है वो जूम सेलेक्टेड के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ZS और एंटर करूँगा तो मेरा जूम जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक, ओके, कुछ इस तरीके से, है ना। दूसरा, ये जो कमांड लाइन है अगर मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँ इसे आप कहीं भी रख सकते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे खींचूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने जितनी भी कमांड्स टाइप की हुई है, ये सर्कल कमांड है, सर्कल में आपने क्या क्या किया, कितना डायमीटर लिया, तो जो भी आपकी हिस्ट्री है वो आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक, ये जो ऊपर की है ये आपने जब प्लगइन्स वगैरह लोड हुए होंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा हो। कोई बात नहीं, आपके हो सकता है प्लगइन्स ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ने ये भी बता दिया कि आपने कौन सा टेम्पलेट चूज किया था। ठीक, लाइन कमांड तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी हिस्ट्री पूरी प्रॉपर यहाँ पर सेव होती है। ठीक है, इस कमांड लाइन को मैं खींच के दोबारा से यहाँ पर रख दूँ। ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर क्लिक करके को यहाँ पर, ठीक, देख लें ब्लू कलर जो है वो बाहर इस तरीके से आ रही है। कॉर्नर में रखना चाहे तो कॉर्नर में रख लें, इस कॉर्नर में रखना है यहाँ रख लें, जहाँ भी आपको रखना है। ठीक है, बॉटम में अगर आपको कैड की आदत है तो बॉटम में भी आप रख सकते हैं। ठीक, अभी फ़िलहाल को मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक, जहाँ हमारा रखा। ठीक, दूसरी बात ये कि जो कमांड लाइन है उस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे जो पिछली जो कमांड्स हमारी हमने एग्जीक्यूट की थी उनको दोबारा एग्जीक्यूट करने की हमें अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो दोबारा से लाइन कमांड आपकी एक्टिव हो चुकी है। ठीक, किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए आप राइट क्लिक कर देंगे तो वो कमांड अगर अभी एक्टिव है और आपने शुरुआत नहीं की है तो राइट क्लिक से वो चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ओके, तो राइट क्लिक का जो फंक्शन है वो आपका किसी भी कमांड को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए यूज होता है। ठीक, कमांड लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो नीचे आता है ये है आपका मेन टूल बार। ठीक, ये टूल बार, और जैसे आप कमांड लाइन को यहाँ क्लिक करके खींच के इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं उसी तरीके से आप कमांड जो टूल बार है उसको भी आप खींच के यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसका साइज भी यहाँ क्लिक करके जितना आपको चाहिए उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बट मैं अभी फ़िलहाल को इसको यहाँ से क्लिक करके वापस यहीं रख देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया। ओके, अब मैंने जब आपको ये मेन्यू बार बताई थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, कर्व में जाएंगे, सर्कल बनाना हो तो सर्कल, और सर्कल का कितना रेडियस, मतलब सर्कल किस तरीके से बनाना है, जैसे आपको 2 पॉइंट से बनाना है, 3 से बनाना है, जिस तरीके से भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं राउंड कर्व ले लेता हूँ
तो इसके कर्व के एजेस पर वो सर्कल मेरा जो है वो बनने लगेगा। ठीक है, ताकि मैं इसको स्वीप करने के लिए यूज़ कर सकूं। ठीक, रेल यहाँ हो गई क्लिक और ये कर। तो कुछ आपको इस तरीके से बनाना हो। ठीक है, इसको शेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे। ठीक, और इसको ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्कल को मैंने जो बनाया है वो कर्व के अराउंड में बनाया। ठीक है, वायर फ्रेम में वापस चला जाता हूँ ज़्यादा बेटर। तो ये जो कर्व है उसको मैंने इस सर्कल के अराउंड में बनाया, ये वाले सर्कल। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ें करते हैं। सभी को सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, है ना। चलिए अभी आप इन चारों व्यू पोर्ट पे थोड़ा सा रुक रुक जाइए, मैं इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, इसके बाद जो ये कर्व टूल है उसमें क्या करना पड़ता है, आपको बार बार यहाँ क्लिक करना पड़ता है, उसके अंदर जाना। ठीक, तो राइनो ने क्या किया है, यहाँ पर आपको टूल बार दे दिया। ठीक है, कर्व टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पूरे फंक्शंस बाहर खुल के, सर्कल बनाना है यहाँ क्लिक किया, यहाँ आपने बना दिया। ठीक, यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और सर्कल के अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे अराउंड कर्व का जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई एक आपका होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये सर्कल अराउंड का, इस पर क्लिक करेंगे, कर्व को सेलेक्ट करेंगे और इस पे कहाँ देना है आपको, जैसे मुझे यहाँ देना है, यहाँ क्लिक करके। ठीक, तो वही सेम काम जो है आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, ये जो आप जिन जिन बटन के आगे ये एरो बना हुआ है ना, इसका मतलब ये है इनके अंदर और भी फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक, इन बटन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो हम कस्टमाइज जब हम पढ़ेंगे राइनो में तब हम बिल्कुल डिटेल में कस्टमाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये आइकन डायरेक्ट मिल जाते हैं बजाय कि इस मेन्यू के अंदर जाने के। ठीक है, इसीलिए अधिकतर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टूल बार्स को बाकायदा इस तरीके से थोड़ा सा रीड आउट करें, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो टूल बार्स हैं इनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और मैंने शायद एक आध टूल्स कस्टमाइज़ किया था या नहीं, चलिए ठीक है, कस्टमाइजेशन अलग से डिस्कस कर लूँगा, बेटर रहेगा। ठीक, तो ये आपके टूल बार्स हो गए। ठीक है, इसके बाद ये जो है वो आपका साइड बार कहलाता है। ठीक है, इतना इतना पार्ट तो आपका टूल बार हो गया, ये वाला, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका साइड बार कहलाता है। ठीक है, इसका भी साइज आप क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। 2 मेन्यू चाहिए आपको, कितने आइकन्स चाहिए। ठीक है, 2 रो चाहिए आपको, 2 रो हो जाएगी। ठीक, कुछ इस तरीके से। आपको बड़ी रो चाहिए तो आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए तो बड़ी रो हो जाएगी, बट जनरली मुझे 2 ठीक लगती हैं तो मैं 2 पे कर देता हूँ। ठीक है, और आपको स्क्रीन बड़ी चाहिए तो आप इस तरीके से छोटा कर लेंगे, बट फिर उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, है ना। तो जनरली हम जो करते हैं वो इतना रखते हैं उसको। ठीक है ना। इस साइड बार की एक खासियत ये है कि जो आपका टूल बार एक्टिव होगा उस हिसाब से ये एडजस्ट होगा। देखिए अभी कर्व पे आऊँगा तो कर्व के टूल एक्टिव हो जाएंगे, सरफेस पे आऊँगा तो सरफेस के टूल एक्टिव हो जाएंगे, सॉलिड पे आऊँगा तो सॉलिड। इसी तरीके से अलग अलग जो भी मेन्यूज रहेंगी उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, ताकि आपको जो भी टूल बार पे जो भी जिस तरीके का काम करना हो, जैसे आपको कोई ड्राफ्टिंग का वर्क करना है तो आप ड्राफ्टिंग पर क्लिक करेंगे, वो बता देगा भाई कि आपको ड्राफ्टिंग में ये चीज़ें लगेंगी। ऊपर ये डायमेंशंस के टूल आ गए, ये आपके क्रिएशन का पैनल आ गया, और यहाँ पर आपके टेक्स्ट टूल, अलग अलग जो फोल्डर आपको ओपन करना है, लेआउट डालना है, मतलब सॉरी, लेआउट कैसा बनाना है, कौन सी शीट लेनी है। तो ये इस तरीके से कहने का मतलब ये है आपके वर्क फ्लो के हिसाब से ये टूल बार्स और साइड बार आपके अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी राइनो में हर चीज़ कस्टमाइज है। कहने का मतलब ये है कि राइनो में एक छोटी से छोटी चीज़ भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि ये जो टूल बार्स है उसमें आप, सॉरी ये जो साइड बार है आपको उसमें कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलिए
एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड टूल है, आपको यहाँ कुछ और लाना है या इसमें एडिटिंग करनी है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग की ऑप्शन खुल जाएगा। इस एडिटिंग में आपको ये बता देगा कि भाई ये जो बटन है उसमें इमेज कौन सी लगनी है, उस पर टेक्स्ट क्या आना है, ठीक, उसमें जो कमांड चलनी है। ठीक है, हम कमांड बेसिस पे चलता है, राइनो का पूरा फंक्शन कमांड है, तो ये कमांड जो है वो कौन सी एक्टिव होनी है, इसके अंदर जो टूल बार्स हैं वो कौन से आने, ठीक, जैसे कि ये जो है इसके अंदर ग्रासहॉपर के टूल बार्स, ठीक, तो उनको आप एडिट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बार बार कोई वर्किंग करनी है, जैसे आपको कर्व टूल की बार बार वर्किंग करनी है, तो आप कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ भी रहेगा ये, और यहाँ भी इसका फंक्शन यहाँ पर खुल जाए। ठीक है, ताकि आप सेलेक्ट करें और जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो आप कर लें। ठीक, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर जैसे कि आपका कर्व टूल हुआ है, सरफेस टूल हो गया, ठीक, ड्राफ्टिंग, चलिए इस साइड बार से ही बता देता हूँ। साइड बार का कुछ नाम होगा एक्चुअल में। एक काम करो, एक नया टूल बार बना लेते हैं या नई बटन बना लेते हैं। तो टूल बार नया नया टैब बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं माय प्रैक्टिस। ठीक है, एंटर, ठीक, ओके। अब यहाँ पर मुझे टूल बार में अलग अलग अपने हिसाब से टूल्स चाहिए। जैसे मुझे लाइन कमांड यूज़ होती है, पॉली लाइन यूज़ होती है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करें और यहाँ लाकर खींच दें। ठीक, मुझे सर्कल बनाना है, कंट्रोल के साथ यहाँ लाए और यहाँ ला के खींच दें। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्लिक करके यहाँ लेकर आ जाऊँगा। ठीक, ये मेरा जो टूल बार है इस तरीके से बन चुका है। ठीक, इसके अलावा अगर मुझे बॉक्स चाहिए, जैसे बॉक्स बनाना हो, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके यहाँ ला के रख। ठीक, और कुछ चाहिए मुझे, जैसे सरफेस बनाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, 4 पॉइंट से सरफेस बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक करके, ठीक, और इसके जो ड्रॉप डाउन है इसको भी मैं खींच के बाहर ले आता हूँ। और इसमें सिलेंडर में जो यूज़ होता है, और क्या यूज़ होता है कभी कभार, बॉक्स कॉर्नर वाला भी यूज़ होता है। ठीक, इसको भी क्लिक करके ड्रैग कर लूँगा और कभी कौन यूज़ हो जाए उसके लिए। ठीक, ये तो आपके क्रिएशन की मेन्यू हो गई। कुछ आपको अलग से करना है, जैसे आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू, तो उसके लिए व्यू में जाएं। जैसे मुझे टॉप व्यू की बार बार ज़रूरत लग रही है तो टॉप व्यू पे क्लिक करके ड्रैग कर लें, साइड व्यू पर क्लिक कर लें राइट व्यू के लिए, और ये फ्रंट व्यू के लिए। ठीक, कार से पता लग जाए, और ये आपका पर्सपेक्टिव। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से टूल बार बनाकर उसको यहाँ रख सकते हैं। छोटा बड़ा जितना करना हो आपको उतना करें, और यहाँ पर अपने टूल बार से फटाफट क्लिक करके काम करते चले इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक टूल बार का अच्छा फंक्शन है। कट कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर मेरी जो मेन्यू है वो गायब हो गई है। कोई बात नहीं, राइट क्लिक करें, शो टूल बार, और जो मैंने बनाया था शो टूल बार की यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, माय प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें, दोबारा से आ जाएगा, तो खींच के यहाँ रख लें। ठीक, ताकि ये आपका यहाँ पर भी आ जाए। ठीक, और जब आपको ज़रूरत लगे तो इसको खींच के यहाँ रख लें। ठीक, कट करता हूँ मैं। ये आपका इस तरीके से टूल बार का जो फंक्शन है काम करता है। साइड बार हमने डिस्कस कर लिया, जैसे टूल बार है उसी तरीके से साइड बार है। बट साइड बार की एक खासियत ये है कि जो भी आपने टूल बार सेलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से ये जो साइड बार है वो अडॉप्ट होता है। ठीक है, अगर आपको इसको करना है कि भाई जब मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूं तो कुछ और साइड बार में आए, तो उसकी एडिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, कि साइड बार में आपको क्या दिखाना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ये एक्चुअली मेन्यू मेरी
ठीक, तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, सेक्शन, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेक्शन टूल्स में कौन सा साइड बार ओपन होगा उसकी सेटिंग भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, हमारे दिमाग से चीज़ें स्लिप कर जाती है। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर हो गया, इसको मैं कट कर लेता हूँ। ठीक, कभी आपकी इच्छा हुई, जैसे आपने माय टूल बार बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा क्या है सेशन लंबा ही लूँगा, तो जिसको भी देखना हो प्लीज़ वो देख लेगा माय पे। ठीक, और ये हो गया, थोड़ा सा ढंग से ही देख लेते हैं एक बार चीज़ों को। अब जैसे आपको मान लो टॉप व्यू के लिए आपको अपना आइकन बनाना है, राइनो में ये चीज़ भी खासियत मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपको मान लो ये कार पसंद नहीं, तो कुछ और बनाना है भाई, तो यहाँ इस पर क्लिक करें कंट्रोल शिफ्ट के साथ, इसकी एडिटिंग हो जाएगी, पर क्लिक कर लें और ये देखिए ये आपको कार का आइकन दिख रहा है। आपको सपोज करो कुछ और बनाना है तो आप रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लें, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ भाई रेक्टेंगल को। ठीक है, और पेंसिल से इसको मैं फिल कर देता हूँ कि भाई ये मैं टॉप व्यू के लिए यूज़ करूँगा। कार में से बहुत चीज़ें करके बनाई थी। ठीक है, और ये मेरा मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, पहले तो सभी को काला कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अब पेंसिल लेता हूँ यहाँ पर, कलर लेता हूँ यहाँ वाइट, और ये टी के लिए टॉप। ठीक, डबल लाइन से बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो दिख जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपना आइकन बना दिया। ठीक, और चाहे तो कोई दूसरा कलर ले लो, जैसे टॉप व्यू से हमें क्या फील आता है, ग्राउंड का फील आता है, तो भैया मैं ग्राउंड वाला काम कर लेता हूँ। वैसे देख लीजिएगा ये कलर अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप दूसरा कलर ले लीजिएगा, और यहाँ इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं, और ये ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो आइकन है मेरा कस्टमाइज हो गया। ठीक है, काम वही करेगा, बस इसका जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि राइनो के अंदर आप टूल बार्स को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके फंक्शन से लेके उसका आइकन तक आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई कमांड दूसरी रखनी है वो कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करने पर वो जो टूल बार है उसका क्या एक्शन होगा वो कर सकते हैं, राइट क्लिक करने पर क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मेरे को देखना है कि भाई यहाँ पर सिंगल क्लिक करूँ तो टॉप व्यू आए, मतलब लेफ्ट क्लिक करूँ तो टॉप व्यू आए, और राइट क्लिक करूँ तो सपोज करो कि मुझे पर्सपेक्टिव व्यू लाना है, पर्सपेक्टिव व्यू की मैं क्लिक करता हूँ, इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, और इस पर एडिटिंग करता हूँ और इस कमांड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और टूल टिप में इसका नाम दे देता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक, और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इस व्यू पर आता हूँ मैं, सिंगल क्लिक करूँगा तो टॉप व्यू रहेगा, जैसे इस पर क्लिक करके चेंज करके बता देता हूँ। लेफ्ट क्लिक करूँगा तो टॉप व्यू रहेगा, राइट क्लिक करूँगा तो पर्सपेक्टिव व्यू में ये चीज़ चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है ये टूल बार फुल्ली कस्टमाइज है इस तरीके से, है ना। और ये टूल बार जो आपने बनाए हैं इनकी आपको नीड नहीं है तो इसको आप बंद कर सकते। ठीक, साइड बार को भी आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ इस, चलो पहले मैं व्यू पोर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, इनको सेलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस कर दें। ठीक, राइनो में बाय डिफॉल्ट आपको 4 व्यूज़ मिलते हैं। ठीक, 3 तो आपके ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ हो गए, टॉप, फ्रंट, राइट। ठीक है, और तीसरा जो चौथा जो है वो है आपका पर्सपेक्टिव व्यू, या कुछ लोग इसको 3D व्यू भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपका जो चौथा व्यू होता है वो आपका राइट क्लिक करके आप जब आप ऑर्बिट करेंगे
इस तरीके से ये रोटेट करेगा। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले व्यूज़ में किस तरीके से काम होता है वो बता देता हूँ, फिर व्यूज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, 3D सॉफ्टवेयर में 3 एक्शंस होते हैं किसी भी व्यू में, कुछ भी मतलब किसी भी व्यू पे काम करने के। पहला तो हो गया पैनिंग। पैनिंग मतलब आप मिडिल माउस बटन सॉरी मिडिल माउस बटन एक्चुअली हमारा 3D सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक, तो पहला काम हो गया आपका कि आपको स्क्रीन को खींच के राइट लेफ्ट टॉप डाउन या किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है। तो आप शिफ्ट की दबाएंगे और राइट क्लिक को दबा कर रखेंगे, तो ये इस तरीके से जो ये खींचने वाला काम है वो आपका होने लग जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्क्रीन है वो माउस के साथ चिपक जाएगी और जिस तरीके से आप माउस को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में आपकी स्क्रीन मूव होने लगेगी। स्क्रीन कहना चाहिए या व्यू कहना चाहिए। इसका काम क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ बनाना है, तो आप इसको खींच के इस तरीके से यहाँ बना लेंगे। ठीक, आपको वापस पुराना ऑब्जेक्ट देखना है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, खींच के उस व्यू पर आप आ जाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया पैनिंग। ठीक, दूसरा, अगर आपने इसको बनाया है 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ, सॉरी, ठीक, इसकी हाइट दे देता हूँ थोड़ा सा और इसका जो व्यू है वो शेड कर देता हूँ। ठीक, और इसको का जो ढक्कन है उसके लिए कैप कमांड दे देता हूँ, तो ये बंद हो जाए। ठीक, कुछ इस तरीके से, है ना। ये बॉक्स आपने बनाया है, इसके आगे दिख रहा है आपको, लेकिन इसके पीछे आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, दबा कर रखेंगे और माउस को इस तरीके से राइट साइड में लेकर जाएंगे। ठीक, जितना आप लेकर जाएंगे उतना ये ऑर्बिट करेगा। इसी तरीके से ऊपर नीचे जिस तरीके से करेंगे आप, तो इसका टॉप और बॉटम पार्ट आप देख पाएंगे। ठीक, और आप इसको इस तरीके से ऑर्बिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके हर डायरेक्शन से आपको इसका व्यू मिल जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका ऑर्बिट फंक्शन। ठीक है, इसकी की याद रखिएगा, राइट बटन को दबा कर रखना, सिर्फ राइट बटन को दबा कर रखना। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू जैसे टॉप फ्रंट या राइट लेफ्ट बॉटम जो आपके स्टैंडर्ड व्यू होते हैं, उनको आप इस तरीके से राइट क्लिक से जब आप खींचेंगे तो आपके वो व्यू ऑर्बिट नहीं होंगे, वो व्यू आपके पैन होंगे। ठीक है, क्योंकि राइनो स्मार्ट होता है, वो ये समझ जाता है कि जब आपका आप टॉप व्यू में काम कर रहे हैं तो आप टॉप व्यू में डिटेल दे रहे हैं, उसको ऑर्बिट नहीं करना। ऑर्बिटिंग का काम सिर्फ आपका 3D व्यू में होना। ठीक है, जो आपके पैरेलल व्यूज होते हैं जिनको हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज बोलते हैं, उसमें आपका सिर्फ पैनिंग का एक्शन होता है। ठीक, तीसरा फंक्शन है आपका जूम इन जूम आउट का, तो उसके लिए आप कंट्रोल दबा कर रखेंगे और राइट क्लिक को आप खींच के ऊपर या नीचे इस तरीके से एक्शन से आप करेंगे। ठीक है ना, कंट्रोल दबा कर रखेंगे और राइट माउस बटन को दबा कर रखेंगे तो जूम इन जूम आउट होने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आप स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करेंगे, जो आपका माउस का जो गोल गिर्री होती है जिसको हम बोलते हैं, जो आपके राइट और लेफ्ट बटन के बीच में होती है, ठीक, वो आपका कहलाता है मिडिल माउस बटन। ठीक, या स्क्रॉल व्हील बोलते हैं उसको। तो स्क्रॉल व्हील से आप जूम इन जूम आउट होंगे। ठीक, बट ये जो जूम इन जूम आउट है वो थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं होता, इसके लिए आप कंट्रोल और राइट माउस बटन को यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रिसाइज रहेगा। ठीक है, जनरली लेकिन हम इसी से करते हैं, स्क्रॉल व्हील से। ठीक, स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट, राइट क्लिक से पैनिंग और शिफ्ट राइट क्लिक से पैनिंग और राइट क्लिक से ऑर्बिटिंग, कुछ इस तरीके से। ठीक, इसके अलावा आपके ये 4 व्यूज होते हैं। ठीक है, 4 व्यूज क्यों देता है राइनो, ताकि आप जो प्रॉपर 3D का सॉफ्टवेयर होता है, हर एक 3D सॉफ्टवेयर में आप तो ये होता ही है, खैर तभी वो 3D सॉफ्टवेयर कहला रहा है,
तो उसमें आप ऑब्जेक्ट को हर एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई बॉक्स के अलावा मान लो सपोज करो सिलेंडर बनाया, ठीक, इस तरीके से क्लिक किया और इसकी हाइट आप यहाँ से लाकर यहाँ से, ठीक, तो ये आपका सिलेंडर बन गया है ना। सिलेंडर को टॉप से देखेंगे तो आपको ये सर्कल की तरह नज़र आएगा, ठीक। फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको जिस तरीके से हमारा बॉक्स दिख रहा है उसी तरीके से ये सिलेंडर नज़र आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसकी जो लाइनिंग है उसकी वजह से इसको डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा है, बट फिर भी ये देखने में लगभग ऐसा लग रहा है, मतलब कोई कह नहीं सकता इसको कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका गोल है, ठीक। इसके लिए आपको अलग अलग व्यूज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सिलेंडर आपका काम करता है, ठीक। अगर मैं कोन बनाऊं, तो कोन भी आपका ऊपर से देखने पर तो गोल ही दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको गोल दिखाई देगा, ठीक। बट साइड से जब आप देखेंगे तब आपको इसका जो ट्रायंगल शेप है वो इस तरीके से दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो व्यू है, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग व्यू से देख सकते हैं, ठीक। अलग अलग व्यू से देखने के अलावा उसमें काम भी कर सकते हैं। जैसे आपको इसको ट्रिम करना है तो आपने इसे सेलेक्ट किया, ट्रिम कमांड दी और इतने को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये 3D व्यू में इस तरीके से कट होकर आ गया है। तो आप देखने के लिए और काम करने के लिए इस इन अलग अलग व्यूज़ का यूज़ करेंगे, ठीक। अगर आपको मान लो सपोज करो ये व्यू अकेला चाहिए, बाकी सारे व्यूज़ नहीं चाहिए, तो उस पर डबल क्लिक करें तो ये जो व्यू है आपका वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक। का शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू, नहीं सॉरी, कंट्रोल डब्ल्यू नहीं, आई थिंक कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू नहीं है। मैक्स व्यू पोर्ट का फंक्शन क्या है, ठीक। तो कमांड याद रखिए, एक्चुअल में मैं कमांड मैंने शॉर्टकट बनाए नहीं है अभी, क्योंकि मैंने इस राइनो को क्या है रीसेट कर दिया था ताकि आपके लिए ट्यूटोरियल बना सकूं, तो इसलिए मेरे को मेरे शॉर्टकट्स जो हैं वो गायब हो गए। मैं उन शॉर्टकट्स को दोबारा सेटिंग्स में अपडेट कर लूँगा, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने कंट्रोल डब्ल्यू बनाया हुआ है, मेरे को बार बार यूज़ होता है, तो मैंने कंट्रोल और डब्ल्यू से इसको मैक्सिमाइज करने का फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल और डब्ल्यू दोनों की बहुत पास पास होती हैं तो फटाफट ऑपरेशन हो जाता है, ठीक। ओके, तो ये इस तरीके से अगर आपको टॉप व्यू में काम करना है, प्लान वगैरह अकेला बनाना है, तो डबल क्लिक करें तो आप इस टॉप व्यू अकेले पर काम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे हम प्लानिंग वगैरह करते हैं, वॉल वगैरह बनाते हैं, फिर उसको ऑफसेट लेते हैं, ठीक, एंटर करके जैसे ऑफसेट लिया आपने, फिर आपने किसी एक वॉल पर क्लिक किया तो आपने कॉपी कमांड दी, ठीक, और यहाँ आपने कॉपी कर लिया, ठीक। चाहो तो ऑफसेट से भी कर सकते हो, ठीक। इसके बाद दोबारा से आपने इसको क्लिक करके कॉपी कर लिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और फिर ट्रिम वगैरह से आपने ट्रिम करोगे। और कहने का मतलब ये है कि जो हम ऑटो कैड में हम ड्राफ्टिंग का वर्क करते हैं उसी तरीके से आप राइनो में भी ड्राफ्टिंग का वर्क इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सारे आपको टूल्स दिए हुए हैं, आपको डोर बनाना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर सर्कल बना के, सॉरी सर्कल से डोर नहीं बनेगा, आर्क से बनेगा, ठीक। लाइन से आप कनेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये आपका, ठीक। यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कर्व, ट्रिम। अब अंदर तो हम यूज़ करते नहीं हैं, कमांड लाइन से चलते हैं हम लोग, तो मुझे अब पता नहीं है कि ट्रिम का फंक्शन कहाँ पर मौजूद हो। ऑफसेट में भी नहीं है, कन्वर्ट में भी नहीं है, यहाँ होना चाहिए यार, चलो नहीं है, है ना। तो आप इसके भरोसे ना रहो, आप तो सेलेक्ट करो
और अपनी कमांड टाइप करो TRIN, ठीक है ना। चाहो तो TR भी प्रेस कर लोगे तो वो समझ जाएगा कि भैया ट्रिम कमांड आपने यूज़ की। इसको सेलेक्ट करें और इसकी कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो डिस्प्ले कलर जो है वो इस तरीके से चेंज कर लें, ठीक। सेम वही तरीका है जो आपका ऑटोकैड का होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा आपको जो व्यू हम चेंज कर रहे हैं उनको अगर आपको नीचे से चेंज करना है तो ये भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पर क्लिक करके भी उन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। जिस व्यू पर आप डबल क्लिक करेंगे वो व्यू आपका बाहर आ जाएगा और दोबारा से आपकी 4 व्यूज़ एक्टिव हो जाएंगे, ठीक। किसी को मान लो एक व्यू बड़ा चाहिए, बाकी 2 छोटे छोटे चाहिए, तो उसके लिए भी राइनो ने पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग लेआउट्स हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर व्यू पोर्ट लेआउट में देख सकते हैं, तो ये आपके इस तरीके से अलग अलग लेआउट्स ओपन रहेंगे, ठीक है ना। मान लो मेरा एक जो जनरल काम करने का तरीका ये रहता है कि मैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को यहाँ पर रखता हूँ और बाकी इस व्यू को बड़ा करके काम करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर अपना माउस रखें, क्लिक करके इसको खींच दें यहाँ तक, तो ये जो व्यू है आपका बड़ा हो जाएगा। बाकी जो 2 व्यू हैं आपके वो इस तरीके से छोटे रहेंगे। और भी थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए आपको तो इसको भी खींच के यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इस बड़े व्यू में 3D में देख सकें और जो भी आपको ऑपरेशंस टॉप व्यू या फ्रंट व्यू से करने हैं तो वो आप टॉप व्यू या फ्रंट व्यू से कर सकें। जैसे आपको कोई सिलेंडर बनाना है या कुछ भी बनाना हुआ, सिलेंडर बनाना हुआ सपोज कीजिए, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, ड्रैग किया, क्लिक किया, और जब आप इसमें देखेंगे तो 3D व्यू से क्या होता है, हाइट का प्रॉपर आइडिया नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ये इसकी हाइट इसके बराबर में हो गई। तो इसके लिए हमें क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज जो होते हैं वो काम आते हैं, ठीक, ताकि आप दोनों व्यू में काम कर सकें, ठीक है। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस तरीके से, है ना, तो आप यहाँ भी ड्रैग कर सकते, है ना। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 3D व्यू में ही अकेले में काम करें। आपको टॉप व्यू में देखना है तो टॉप व्यू से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक। क्लिक कर दिया आपने, अब इसकी हाइट आपको टॉप व्यू से पता नहीं लग रही तो आप फ्रंट व्यू में आ गए भाई, ठीक, फ्रंट व्यू से आपने कर लिया। या फिर आप पर्सपेक्टिव व्यू में काम करेंगे, तो जैसा आपको सुटेबल लगता है या जैसे ये आपकी सहूलियत होती है उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये 4 व्यू फिर से लाने हैं तो ये जो आपका टूल बार दिख रहा है यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर लें तो आपके चारों व्यूज दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। सिंगल व्यू पे लाना है तो सिंगल व्यू हो गया। एक व्यू आपका इस तरीके का होता है जिसमें आपका, तो मैं डबल क्लिक करूँगा, जिसमें आपका ये सेंटर का व्यू होता है वो आपका मेन वर्किंग के लिए होता है। बाकी आपके जो साइड के व्यूज़ हैं वो इस तरीके से आपको हेल्प करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई आपने राइट साइड से कोई डिटेल देनी है, आपने राइट से रेक्टेंगल बनाया, ठीक, इस तरीके से इस पर क्लिक किया, ठीक। अब आपको टॉप व्यू में देखकर इसे एक्सट्रूड करना है तो आपने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक। आपने देखना है भैया 3D व्यू में कैसा दिखाई दे रहा है तो आपने इसको देख लिया, ठीक, कुछ इस तरीके से। इसको 3D में करना है, इस पर क्लिक किया, सेट व्यू पर्सपेक्टिव, ये हो गया। और इसकी जो शेडिंग है, इसकी सरफेस दिखाई नहीं दे रहा है, अभी सिर्फ लाइन ही लाइन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करें और ये हो गया आपका शेडेड व्यू इस तरीके से, ठीक। तो आपको सरफेस भी प्रॉपर नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया राइनो का आपका इंटरफेस, मतलब सॉरी, राइनो का जो व्यू पोर्ट है वो इस तरीके का, ठीक। इसकी एक छोटी सी गड़बड़ है या दिक्कत कहना चाहिए, जब आप चारों व्यू पर क्लिक कर लेंगे तो ये गायब होने लगेगा, ठीक है। इसलिए इस पर क्लिक कर लें और दोबारा से फिर किसी और व्यू पर काम करें। इस व्यू पर काम करना है आपको तो इस पर कर लें, ठीक, तो बाद दोबारा इस पर आ जाए तो खींच के बड़ा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये व्यू भी काफ़ी अच्छा है काम करने के लिए कि भाई आपने चारों व्यूज़ ओपन कर रखे हैं इस तरीके से और 3D व्यू में आप सेंटर में देखकर काम कर रहे हैं, ठीक। अब आपको टॉप व्यू में कुछ डिटेल ड्राफ्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक किया,
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, ये हो जा भाई, क्यों नाटक कर रहा है। ठीक, तो आप टॉप व्यू से कुछ भी डिटेल आपने ड्राफ्ट की, रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर सर्कल बनाया। एक्चुअली मेरे कमांड के फंक्शन यहाँ पर, ठीक है, तो आपने कोई पॉलीगॉन बना दिया भाई, ठीक, जिसकी आपने साइड ले ली, सपोज कीजिए 5 पेंटागन बनाना है और आपने इसको यहाँ पर बना दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से, है ना। टॉप व्यू में आपने काम कर लिया, अब आप पर्सपेक्टिव व्यू में आए, आपने देख लिया, तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पर राइट क्लिक करके और जो एक्सट्रूड वाली कमांड थी वो दे दी, ठीक। इसके बाद आप साइड व्यू में आए और साइड व्यू में आपने देख लिया भाई किसके बराबर में, यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी स्नैपिंग ऑन नहीं है, मैंने अभी स्नैपिंग जानबूझ के ऑन नहीं की है, तो ये आपके इस तरीके से एक्सट्रूड हो गए, ठीक। एक्सट्रूड अभी हॉलो हुए हैं, तो उसके लिए कंट्रोल Z करें, इनको सेलेक्ट करें और जो एक्सट्रूड कमांड है उसमें इस सॉलिड को यस कर दें, ठीक, कुछ इस तरीके से, तो ये आपके सॉलिड में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। कहने का मतलब ये है कि आपको राइनो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपकी वर्किंग क्या है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को आप अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। पहले आपको थोड़ा सा क्या है, राइनो को सीखना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि राइनो में डायरेक्ट काम करने लग जाएं, बट उससे क्या है, आप राइनो को पूरा समझ के अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा ये प्रोडक्टिविटी की जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लोर करें, है ना। मैं इसी तरीके से जो राइनो का ये ट्यूटोरियल एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो जो लोग राइनो को सीखना चाह रहे हैं वो लोग इसको देख ही रहे होंगे यार, अब तक आप देख रहे हो तो मैं समझता हूँ कि ये होता होगा, ठीक। मैं दोबारा से 4 व्यू पोर्ट में एक्टिव कर देता हूँ इसको, ठीक, कुछ इस तरीके से। और जो पर्सपेक्टिव व्यू है वो मैं थोड़ा सा बड़ा ही रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम करने में आसानी, ठीक। एक चीज़ और, मेरे को कमांड लाइन और टूल बार दोनों को एक साथ रखना पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मिल के बहुत सारी जगह घेर लेते हैं, तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ साइड में ले आता हूँ, तो खींच के भाई कमांड लाइन को बहुत चपटा कर दिया, कुछ इतना, ठीक। तो मेरी कमांड लाइन भी आ गई और टूल बार भी आ गई। जनरली मैं कमांड से काम करता हूँ इसलिए, और टूल बार का थोड़ा थोड़ा उपयोग साथ में कर लेता हूँ, इसलिए मैं इन दोनों को कंबाइन रखता हूँ, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो एक के नीचे एक रख लें या एक के साइड में एक रख लें। मैं इनको इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे काम करने के लिए जो जगह है, जो व्यू पोर्ट है, वो थोड़ा सा बड़ा मिल सके, ठीक है। स्क्रीन का स्पेस जितना बड़ा मिलता है उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी को मौका मिलता है, ठीक। हर एक जो भी आपकी मेन्यू बार है, सॉरी मेन्यू बार या टूल बार हो गए, वो इस तरीके से खींच खींच के आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ माउस लेकर आएंगे तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। एक चीज़ और, मेरा जो कर्सर है वो पिंक कलर का है, क्योंकि पिंक कलर क्या है, कंप्यूटर में कहीं भी यूज़ होता नहीं है, तो वो थोड़ा सा अलग दिख जाता है हर जगह पर, ठीक है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है मेरी, आप चाहें तो विंडो में कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। ये राइनो का कोई फंक्शन नहीं है, ये विंडो का फंक्शन है, है ना। तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरी बात, चलो ठीक है, राइनो में वापस आते हैं, ठीक। हमने टूल बार्स पढ़ लिए, पैनल्स पढ़ लिए, साइड बार पढ़ लिया, और ये जो आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ये पढ़ लिया, ठीक। इसके अलावा जब आप 3D का पूरा काम कर लेते हैं तो आपको प्रिंट करने के लिए पेपर लेआउट चाहिए होता है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप नया लेआउट बनाते हैं, का जो भी नाम देना हो भाई नाम देते हैं कि भाई शीट 1, शीट 2, समथिंग लाइक दैट, शीट A3, ओके। प्रिंटर कि भाई आपको किस तरीके से प्रिंट करना है, अगर उसको आपको मतलब किस प्रिंटर का आपको यूज़ करना है, ठीक। राइनो PDF जनरली मैं रखता हूँ क्योंकि राइनो में ही हम काम कर रहे होते हैं। पेपर का साइज़ आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर लें, A3, A4,
अभी मैं A3 पर काम कर रहा हूँ तो A3 पर करूँगा। ठीक है, जैसे इसका नाम रख देता हूँ शीट A3, और A3 शीट है। ठीक, पोर्ट्रेट लैंडस्केप अपनी मर्जी से कर लें, जैसा भी आपको करना है। ठीक, इनिशियल डिटेल काउंट मतलब आपको कितने व्यूज़ उसमें दिखाने हैं। ठीक है, कुछ डिटेल छोटी होंगी कुछ बड़ी होंगी, तो आप 1 2 3 4, अभी फ़िलहाल के लिए मैं 1 करके 2 कर लेता हूँ। ठीक, ओके कर लें, तो ये आपका जो पेपर है सेट हो जाएगा। पहली जो डिटेल है ये वाली है, दूसरी जो डिटेल है वो आपकी ये वाली है, और डबल क्लिक करेंगे और इसको आप इस तरीके से रख लेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से, और इनको आप मूव कमांड MOVE, एक्चुअली मैं D से मूव करता हूँ, पर ठीक है ना। ये आपने इनको सेट कर लिया है प्रॉपर। सपोज करो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप इन्हें सेट कर लेंगे। अभी ही ग्रिड स्नैप मेरा ऑन है एक्चुअल में, तो थोड़ा ये तकलीफ दे रहा है मेरे को। ठीक, कोई बात नहीं, डबल क्लिक किया इसको, और जिस जूम लेवल पे आपको रखना है जूम लेवल पे रख लिया। ठीक, ये आपका एक व्यू सेट हो गया। दूसरा व्यू भी आपको सेट करना है, तो यहाँ क्लिक करके आपने इसको इस तरीके से रख लिया। ठीक, ये 2 व्यू आपके सेट हो गए। ठीक, इसको आपने टॉप व्यू में रख लिया सपोज कीजिए। ठीक है ना, तो ये टॉप व्यू में आपने जो भी कुछ बनाया होगा वो आ जाएगा। को आपने कॉपी कर लिया। ठीक, और सपोज करो आपको यहाँ जो यहाँ कुछ आपको ये डोर की डिटेल बड़ी दिखानी थी, तो इसमें आपने डबल क्लिक किया, जूम कर लिया, और इस पर डबल क्लिक करके बाहर आ गए। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर शीट के अंदर अलग अलग व्यूज़ को इस तरीके से दिखा दिया। ठीक, इसके बाद आप अपना जो भी टाइटल बार रहता है आपका, जो भी कंपनी वगैरह का, वो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे, जिसमें यहाँ पर आपकी शीट नंबर, क्लाइंट का नाम, रिवीजन्स, डेट वगैरह, और वो जो आपके नोट्स वगैरह रहते हैं कि भाई अलग अलग जो भी कस्टमाइज आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो शीट लाकर आप यहाँ पर साइड में रख लेंगे। ठीक है, उसको चाहो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो या इस तरीके से ओपन कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल आई से इंपोर्ट करेंगे, और फिर चलो ठीक है, वो मैं अब कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, इसके अलावा अगर आपको ये जो प्रिंट है इनको शेड में भी करना है ना, तो शेड भी हो जाते हैं, जैसे कि डिस्प्ले मोड्स कहाँ गए भाई। ये ठीक है, ताकि आपको जो शेडिंग है वो भी दिखाई दे सामने वाले को, तो उसको क्या है थोड़ा रियलिस्टिक व्यू भी समझ में आए ना। वैसे आर्कटिक ठीक रहता है, रोस्टेड व्यू है। ठीक, ये थोड़ा सा ठीक है, बट इसमें थोड़ी एज नज़र नहीं आ रही है। एक और पेपर वाला पेन पेपर, ठीक, पेन पेपर वाला ये भी ठीक लगता है, टॉप व्यू में ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप व्यूज़ को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले मोड्स भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं इन पर भी आ रहा हूँ, तो हम थोड़ा सा वो चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने अलग अलग विंडो सेट की, यहाँ आपने टाइटल बार वगैरह लगाया, भाई क्लाइंट का नाम लिखा, प्रोजेक्ट कितने बाय कितने का है, क्या है उसमें जो भी डिटेल लगाई, और इसको आपने कंट्रोल पी से प्रिंट किया, और इसको आपने दे दिया प्रिंट ये। ठीक, कौन सा व्यू प्रिंट करना है, तो शीट करना है, लेआउट प्रिंट करना है, ये आपने कर लिया। और यहाँ पर आपको ये पहली जो व्यू है, पहली जो डिटेल व्यू है वो दिख रहा है, दूसरा डिटेल का व्यू दिख रहा है, और जो तीसरा जो हमने विंडो इसको क्लोज किया था वो दिख रहा है। ठीक है, आप एक चीज़ से कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो किस क्यों प्रिंट नहीं हो रही हैं, तो वो आपको सिर्फ यहाँ सेट करने के लिए होती है। ठीक है, अगर आपको अलग से लगानी है तो आप रेक्टेंगल लगाकर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं स्नैप ऑन कर लेता हूँ तो थोड़ा सा
स्नैप ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल में स्नैप मुझे सेट करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। स्नैप मैं चाह रहा था स्नैप थोड़ा सा मैं जब यहाँ पहुँचूँ तब बना, ठीक है, बट ज़रूरत पड़ गई तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब आप कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे तो ये आपके प्रॉपरली इस तरीके से आ गए, ठीक। इसको फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं, ये प्रिंट की मेन्यू हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ठीक है। तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे और जहाँ आपको सेव करना है वो फाइल आप सेव कर लेंगे, ठीक। ये इस तरीके से सेव हो जाएगी और चाहो तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो। तो ये जो आपका व्यू है वो प्रॉपरली प्रिंट होकर आ चुका है, ठीक। क्वालिटी ठीक ही है, कोई खास चीज़ तो बना ही नहीं है, ठीक। इन लाइन की जो विड्थ है, जो थिकनेस है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए कट करते हैं हम इसको, दोबारा से राइनो में आ जाते हैं, ठीक। ये मेरा राइनो इस तरीके से आ चुका है, ठीक। अभी शीट में है, हमें दोबारा से हमारे व्यूज़ पर जाना है तो इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप वापस आ जाएंगे, ठीक। तो ये तो हो गए चारों व्यू पोर्ट। इसके अलावा ये जो डिटेल के व्यू पोर्ट है वो भी आपके इस तरीके से आ चुके हैं, ठीक ना। अब चलो डिस्प्ले मोड की थोड़ी सी हम सेटिंग्स देख लेते हैं, डिस्प्ले मोड किस तरीके से होते हैं। पर डबल क्लिक करें, आपका जो व्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट सॉरी इसका कमांड है मैक्स व्यू, ओके। दोबारा एंटर करेंगे तो कमांड दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक। इन सभी को सेलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, आप जैसे ऑटो कैड में क्लिक करने के लिए आप लेफ़्ट टू राइट जो सेलेक्ट करते हैं वो आपका होता है विंडो सेलेक्शन। विंडो सेलेक्शन मीन्स इस ऑब्जेक्ट को साइड में थोड़ा सा, है ना, ठीक। जैसे हम राइट टू लेफ्ट जो सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट, तो अभी आप देखेंगे कि मेरा कर्सर जब तक इसको पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर लेता, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो जैसे मेरा अभी पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर लेता तब तक सेलेक्ट नहीं होगा। करके बता देता हूँ, यहाँ मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया, थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। जबकि क्लिक करके जब आपका इसका ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा तो ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका कहलाता है विंडो सेलेक्शन, जो कि ब्लू कलर में होता है, ठीक। और जबकि जो राइट साइड से आपका होता है, आप देख रहे हैं कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये होता है आपका टच सेलेक्शन या क्रॉसिंग सेलेक्शन बोलते हैं कुछ लोग। तो जब आप टच करेंगे तो टच करने पर ये ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ऑटो कैड में वर्क होता है उसी तरीके से हमारा ये राइनो का काम होता है, ठीक, ओके। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट स्नैप के जो मेन्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट कंट्रोल ऑब्जेक्ट स्नैप को बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक। बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऑन करना है, डिसेबल पर नहीं करते भाई, ठीक है ना। जो लोग ऑटोकैड से हैं उन्हें स्नैपिंग का आइडिया प्रॉपर है कि भाई स्नैपिंग के जो अलग अलग ये आपको एंड, नियर, पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, इन सभी का आइडिया आपको ऑलरेडी होगा। मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ आपसे, ठीक। जैसे आपका कैड में वर्क होता है कुछ इसी तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ खींच के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अभी आपका ये एंड पॉइंट सपोज करो स्नैप नहीं है, तो अब जब आप लाइन बनाओगे तो इसके कॉर्नर में इस तरीके से ये स्नैप करेगा नहीं, ठीक। जैसे आपने कोई दूसरी लाइन बनाई होती, सपोज करो अभी ग्रिड स्नैप ऑन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक। अब मैं जब दूसरी लाइन बनाऊंगा तो मुझे इसका एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं लगेगा, ठीक। तो इसके लिए मैं एंड पॉइंट को ऑन करता हूँ और जब मैं माउस कर्सर यहाँ लाऊंगा तो आप देख सकते हैं वाइट कलर का एक पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक। इसके अलावा आप इसको आप इस तरीके से अब इससे दूर लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैकिंग भी हो रही है,
ये किसकी वजह से हो रही है? आपका स्मार्ट ट्रैक ऑन है। इसको क्लिक करके डिसेबल कर दूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैकिंग जो है वो अब नहीं हो रही है ना। तो ये स्मार्ट ट्रैकिंग जो है वो आपका इस तरीके से काम आता है कि आपको इसके बराबर में कहीं कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा आप ध्यान देंगे कि मैं इसके परपेंडिकुलर भी इस लाइन को बनाना चाह रहा हूँ, बट परपेंडिकुलर में मुझे कोई पॉइंट आ नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा परपेंडिकुलर में, और जब आप इस पर यहाँ माउस लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है ऑप्शन आ चुका है। ठीक है। पॉलीलाइन कमांड है, तो जब तक आप राइट क्लिक नहीं करेंगे तब तक कमांड आपकी कैंसिल होगी नहीं। ठीक। तो ये हो गया आपका स्नैपिंग के अलग अलग फंक्शन। ठीक है। बाकी जो स्नैपिंग होती है वो आप कैड के हैं, तो आपको मेरे को लगता है कि कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे मिड पॉइंट हो गया तो वही जो लाइन का मिड पॉइंट है वहाँ पर स्नैप करेगा इस तरीके से। ठीक है। आपको सेंटर में कुछ बनाना है तो ये जो स्नैपिंग है ये इस तरीके से होती है। ठीक है। एक छोटी सी स्नैपिंग की चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये प्रोजेक्ट स्नैप जो है वो अकेला आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको तो फिर चलिए। ठीक है। सपोज करो प्रोजेक्ट स्नैप अभी डिसेबल है, तो डबल क्लिक करता हूँ मैं, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट स्नैप बहुत सारे लोगों को पता होता नहीं। ठीक। जब हम टॉप व्यू में काम करते हैं तो हम अलग अलग पॉइंट पे स्नैप करते हैं। ठीक है। मैंने लाइन बनाई, सपोज करो यहाँ से लाइन बनाई मैंने, फिर एक पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक कर दिया। ठीक। अब मेरे को ऊपर से तो दिख रहा है कि भाई ये लाइन इस तरीके से बन चुकी। जब मैं 3D व्यू पोर्ट में आऊँगा तो भाई ये लाइन नीचे कहीं कनेक्ट हो रही है, ऊपर कहीं कनेक्ट हो रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई राइनो ने पॉइंट देखा कि भाई यहाँ कौन सा पॉइंट है, तो ये जो बक्से का पॉइंट था यहाँ का, वहाँ उसने क्लिक करवा दिया। आपने वहाँ क्लिक किया तो आपकी लाइन वहाँ आ गई, और उसी के बराबर उसने ट्रैक किया हुआ है। जब हमने ट्रैकिंग की थी तो भाई उसने तो अपने हिसाब से काम सही किया है, बट आपका जो काम है वो सही हुआ नहीं। आप चाह रहे थे ये फ्लैट बने, तो उसके लिए आप क्या करें, अगर बन गई है और इसमें आप कुछ एडिटिंग नहीं चाह रहे हैं तो आप एक कमांड दें, सेट पॉइंट, सेट पॉइंट। ठीक। पर क्लिक करें और सिर्फ दोनों को अनटिक कर दें। जेड डायरेक्शन जो है, जेड डायरेक्शन मतलब जो खड़ा डायरेक्शन होता है उस पर क्लिक करें और यहाँ आकर क्लिक कर दें। ठीक है। तो ये आपकी फ्लैट हो जाएगी। बट ये तो ये तरीका है, आप हर बार थोड़ी ना करेंगे, है ना। उसके लिए क्या करेंगे आप, को मैं डिलीट करता हूँ, इस प्रोजेक्ट स्नैप को ऑन कर लेंगे। ठीक है ना। तो जब भी आप किसी टॉप व्यू में या फ्रंट व्यू में काम करें तो आप क्या करेंगे, लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट स्नैप को ऑन कर लेंगे। ठीक है ना। इसकी एक परमानेंट सेटिंग भी होती है जिससे आप किसी भी टॉप व्यू में चले जाएं तो वो अपने आप प्रोजेक्ट स्नैप को ऑन कर लेता है। ठीक है। जब हम सेटिंग्स में थोड़ा डीप डाइव करेंगे तब हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक। अब यहाँ आपने क्लिक किया, उसी तरीके से किया आपने काम ट्रैक करके और दोबारा क्लिक किया। ठीक। बट अब राइनो ने को पता है कि आपने प्रोजेक्ट स्नैप का यूज़ किया है, तो उसने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, जो भी आपने लाइंस बनाई है, वो प्रॉपर क्या है, ग्राउंड प्लेन पर बनाएगा। ठीक है। नो मैटर कि आप ऊपर देखकर कहाँ क्लिक करते हैं, लेकिन नीचे वो ग्राउंड पर ही बनाएगा इसको। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम आता है। तो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को हम बोलते हैं सी प्लेन। ठीक है। सी प्लेन के अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको भी हम प्रॉपरली कभी कभार डिस्कस करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको सी प्लेन का एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। सी प्लेन, जैसे आपने एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये रेक्टेंगल आपने इस तरीके से क्लिक करके यहाँ बना रहे हैं। ठीक है। अब किसी बंदे को चाहिए भाई वो रेक्टेंगल में यहाँ बनाना चाहता हूँ सरफेस पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जनरली आप बनाएंगे तो रेक्टेंगल आप यहाँ क्लिक कर लें, कहीं क्लिक कर, सरफेस पर तो बनेगा नहीं, वो हमेशा ग्राउंड पर बनेगा। ठीक।
और इस ग्राउंड को बोलते हैं हम सी प्लेन। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब इसके सरफेस पर बनाना है तो मुझे अपना सी प्लेन चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए मैं कमांड दे देता हूँ सी प्लेन, एंटर। आप सरफेस सी प्लेन को चेंज करने की कमांड में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको ये सरफेस सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ क्लिक कर दें। ठीक, तो आप देखेंगे आपका जो सी प्लेन है वो इस सरफेस के बराबर में अलाइन हो चुका है। ठीक, रेक्टेंगल बनाकर अब आप बनाएंगे तो ये आपका प्रॉपर सरफेस पे बनेगा। ठीक है, चाहो तो आपको ये मेथड अच्छी नहीं लग रही है, फिर आपको इसमें नहीं बनाना, बार बार सी प्लेन चेंज नहीं करना, तो आप अलग अलग व्यूज में काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये फ्रंट व्यू में आप बना सकते थे। ठीक, सी प्लेन को मैं दोबारा से वर्ल्ड ओरिजिन और इसको टॉप पे कर देता हूँ। ठीक, सी प्लेन और मैं ठीक, यार क्या बात है, आज तो राइनो मेरे साथ खेल कर रहा है। ठीक, ठीक है ना, कभी कभार थोड़ा सा चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरी कमांड से काम करने की इतनी आदत हो गई है कि मैं हर चीज़ की कमांड रखता हूँ और शॉर्टकट कीज रखता हूँ। ठीक है, मैं आगे जब वर्किंग करूँगा अपनी, ठीक है, जब मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम करूँगा तो मैं शॉर्टकट कीज का यूज़ करूँगा। ठीक है ना, अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा वो चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती है, तो इसलिए कभी कभार मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, बस आप कमांड का नाम याद रखें। अगर आपको कमांड का नाम याद है ना तो आप उसे टाइप कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट्स बना सकते हैं, उसकी अलियासेस बना सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें ये टूल बार्स वगैरह में बार बार अंदर घुस के देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं। ठीक है, जनरली जो लोग काम करते हैं प्रोफेशनली, वो लोग क्या करते हैं, अपने अलाइसिस बनाते हैं। अलाइसिस मतलब जैसे आपने सी पी दबाया तो सी प्लेन की कमांड आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है सी एक्स करने पर कमांड जो आपका सी प्लेन है वो रीसेट हो जाए, ये भी हम कर सकते हैं, है ना। हमारे ऊपर रहता है कि सी प्लेन की कौन सी कमांड हमें किस तरीके से रखनी है। ठीक है, जैसे कि मुझे सी प्लेन जो है, सपोज कीजिए कि मुझे सी प्लेन चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो ऑब्जेक्ट वाला सी प्लेन मुझे कहाँ मिलेगा, आई थिंक ये। ठीक, तो ये इसकी कमांड क्या होगी, तो इस पर कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करें कि कमांड है सी प्लेन ऑब्जेक्ट, इसको कॉपी कर लें, फाइल में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं, एलाइसिस में जाएं और एक नई एलाइसिस क्रिएट करें सी एक्स, और उसमें वो कमांड आपकी पेस्ट करके ओके कर लें। ठीक है, इसको मैं कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल को बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बस एक इंट्रो बता रहा हूँ। अब जब आप सी एक्स प्रेस करेंगे ना तो वही आपका सी प्लेन कमांड एक्टिव हो जाएगी। दोबारा से सी एक्स प्रेस करेंगे। ठीक, तो अब जो सी एक्स है वो हमने बनाया है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि राइनो में आप कमांड्स को भी इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, सी प्लेन को भी चेंज, सी प्लेन मी प्लेन जो भी आपकी कमांड है उनको आप भरपूर तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। नाउ मेरा क्या हो चुका है, स्नैप हमने देख लिया। ठीक, अब इसके अलावा सी प्लेन जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सी प्लेन आपका टॉगल का ऑप्शन है। ठीक है, वैसे मैं इसको यूज़ करता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से चलता हूँ या कमांड लाइन से चलता हूँ। ठीक, दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ एक्स वाई और जेड, तीन लेटर्स आ रहे हैं। ठीक, इनका फंक्शन क्या है, तो अगर आप कैड में हैं तो कैड में आपको पता होगा कि इस तरीके से आपके दो एक्सेस होते हैं। इस वाले एक्सेस को बोलते हैं हम एक्स, जो कि
रेड कलर का है और ये जो वाला एक्सेस है वो हमारा होता है वाई एक्सेस। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी जो हमें विड्थ होती है, विड्थ यानी उसकी जो चौड़ाई है, उसको चेंज करने के लिए हम क्या होता है इस तरीके से कर्सर को एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर उसकी डेप्थ चेंज करनी हो तो इस तरीके से हम वाई डायरेक्शन में उसको चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना, और यहाँ लाकर क्लिक कर देते हैं तो ये क्या होता है ग्रिड के हिसाब से इस तरीके से यहाँ इसका साइज बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन कहलाती है वो आपकी कहलाती है एक्स। तो आपको जितना ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में खींचना है आप उतना एक्स डायरेक्शन में खींच लेते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होगा एक पॉइंट्स हो गए उनके या फिर किसी भी तरीके से। दूसरा ये है आपकी वाई एक्सिस, और जो आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट डिफाइन होती है उसको बोलते हैं हम जेड एक्सिस। ठीक है, जनरली जो जेड एक्सिस जो होती है वो इसमें इसलिए नहीं दी है क्योंकि जेड एक्सिस की वजह से क्या है आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, है ना, इसी वजह से इसमें जेड एक्सिस शो नहीं होती है। जो 3D सॉफ्टवेयर होते हैं पॉलीगॉन मॉडलिंग के उनमें जेड एक्सिस भी आपकी शो होती है। ठीक, मतलब जेड एक्सिस भी कभी कभार शो होती है, बट यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये आइकन नज़र आ रहा है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, और जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के वो हो गई आपकी जेड एक्सिस। ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपरली डिफाइन करना हो तो हम इन तीनों एक्सेस का यूज़ करके उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एक्स वाई और जेड दिखा रहा है ना वो आपकी कर्सर की लोकेशन दिखा रहा है कि भाई आपका कर्सर ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। ये आपका जो जहाँ से लाइन आपकी शुरू हो रही है वो आपका कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ तो एक्स और वाई की वैल्यू बहुत कम है, और जितना मैं इससे दूर जा रहा हूँ तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, z की जो वैल्यू है वो अभी चेंज नहीं हो रही है, z की जो वैल्यू है वो आपकी नॉर्मली चेंज होती नहीं है। ठीक है ना, z की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि जब हम इस व्यू में काम कर रहे हैं तो इसके x और y जो एक्सेस है वो आपके इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। ठीक, बट जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक, तो ये आप देखेंगे z की जो वैल्यू है वो अब चेंज हो रही है क्योंकि मैंने इसको वर्ल्ड प्लेन में, चलो आपको इसको कंफ्यूज होगा बट आप इतना याद रखो बस एक्स वाई और जेड जैसा कुछ कुछ यहाँ पर मौजूद है। ठीक, इसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि आपकी कौन सी यूनिट है। ठीक, यहाँ से चेंज तो नहीं होगी बट आपका यूनिट कौन सी आप काम कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको चेंज करना है तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पर आपको यूनिट का ऑप्शन मिलेगा और फिर आप जो यूनिट रखना चाहें और उसकी जो टॉलरेंस जितनी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले वगैरह ये इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक, देन यहाँ जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी लेयर्स। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप ऑटोकैड में जिस तरीके से हम लेयर्स बदल सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर राइनो में भी लेयर्स पर काम होता है। ठीक है ना। अभी यहाँ लेयर्स के पैनल में जब आएंगे तो थोड़ा लेयर्स के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये ग्रिड स्नैप का फंक्शन है। ठीक, ग्रिड स्नैप क्या किस लिए काम आता है, जैसे आपको कोई ग्रिड का सहारा लेके कुछ बनाना है तो देखिए अभी ग्रिड स्नैप ऑन है तो ये जो जहाँ जहाँ आपकी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं उन पॉइंट्स पर आपका क्या है ये आपका स्नैप कर रहा है। ठीक है, अगर आपका ये ग्रिड स्नैप ऑन नहीं है तो ये आपका स्नैप नहीं कर रहा इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर। ठीक है, जबकि ग्रिड स्नैप आपका ऑन है तो ये आप देखेंगे कि प्रॉपरली स्नैप कर रहा है इस तरीके। ठीक है ना, तो ग्रिड स्नैप आपका इस तरीके से ये जो आपकी ग्रिड है उनमें स्नैपिंग करने के काम आता है। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा जब आप इनिशियल स्टेज में आपका काम कर रहे हो तो ग्रिड स्नैप को ऑन रखें, बढ़िया रहता है। इस पर राइट क्लिक करके आप इसकी सेटिंग में जाएंगे और जो ग्रिड्स की दूरी है उसको आप इस तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्पेसिंग 1 फीट रखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 फीट है।
ठीक है। और 10 बक्सों के बाद जो है एक बड़ी लाइन आ जाएगी जिसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिर 10 बक्सों के बाद एक मेजर लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में भी ये ग्रिड्स इस तरीके से डिवाइड है। ठीक है ना। ग्रिड लाइन का काउंट है 200। तो अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट करूं तो आप देखेंगे जो ग्रिड है वो 200 बाय 200 की है। ठीक, आपको ज़्यादा रखना हो तो आप इसको सेटिंग में जाइए और यहाँ पर क्लिक करके इसको 100 करना हो या 200 करना हो, 300 बड़ी करना हो 300 कर सकते हैं, 100 रखना हो तो छोटी हो जाएगी, 200 में दोबारा से इतनी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्नैपिंग आपको 1 फीट पे चाहिए, आधे फीट पे चाहिए, 1 इंच पे चाहिए, कैसा चाहिए आप यहाँ पर स्नैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैंसिल करता हूँ। ये सेटिंग हम देख चुके हैं। ऑर्थो, ये ऑर्थो मोड तो जैसे हमारा ऑर्थो स्नैप होता है ऑटोकैड में, जैसे मैं अभी लाइन बनाऊँ, लाइन सबसे बेहतरीन है। क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये लाइन जो है आपकी फ्रीली बन रही है, बट जब मैं ऑर्थो ऑन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक, और जैसे आपको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके। ठीक है ना। राइनो में एक फंक्शन हो रहा है कि ऑर्थो पे आप राइट क्लिक करके, वैसे ये जनरली 90 पे रहता है, बट किसी को 45 डिग्री की लाइंस बनानी है तो यहाँ पर भी आप 45 डिग्री की लाइंस भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये 45 पे भी स्नैप कर रहा है जैसे घड़ी में होता है ना आपका। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी अगर आप इसको सेट करना चाहें तो वो सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। आखिरी में तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्नैप कर रहा है इस तरीके से। ठीक है ना। बट जनरली जब हमें 90 डिग्री की लाइन बनानी होती है तो मैं इसको 90 पे सेट कर दूँगा। ठीक, कुछ इस तरीके से ये मेरा हो चुका है। स्मार्ट ट्रैक में बता ही चुका हूँ जब हमने कमांड दी थी। ठीक है, जैसे लाइन कमांड हो गई आपकी तो आपका इस तरीके से ये जो ट्रैक हो रहा है ना, ये लाइन कि भाई आपने किसी भी पॉइंट पर रखा थोड़ी देर कर्सर तो वो वाइट हो गया, दैट मीन्स उसकी ट्रैकिंग होने लग गई है। ठीक, ट्रैकिंग मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से इसका सहारा लेकर के बराबर में कुछ चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका सहारा लेना है तो यहाँ ट्रैक कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रैक पॉइंट्स अलग अलग मैंने दिए हुए हैं, ठीक, उनकी वजह से मुझे क्या है इसको गाइड करने में प्रॉपर सहारा मिल रहा है। ठीक है, कुछ ट्रैक पॉइंट आपके ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे ये वाला मुझे ये जो है हटाना है तो उस पर थोड़ी देर के लिए बस माउस रख लीजिए, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस रख लीजिए, वो ट्रैक पॉइंट आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक, और दोबारा से माउस रखेंगे तो इनेबल हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं अभी कमांड को कैंसिल करता हूँ। ठीक है, स्मार्ट ट्रैक की भी और थोड़ी बहुत सेटिंग्स होती हैं, तो ये सेटिंग्स हम कभी और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक, ये गम्बॉल जो है, गम्बॉल को अभी आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप ऑटो कैड से आए हैं तो अभी ऑटो कैड में ही मज़े लीजिए। ठीक, जब हम थोड़ा 3D के बारे में जानने लगेंगे तो हम गम्बॉल का सहारा लेंगे। ठीक, गम्बॉल पर आप क्लिक करें। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से एक आपका प्रॉपर एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, जिसको गम्बॉल बोलते हैं, है ना। और इसका क्या फंक्शन होता है इसको यार मैं थोड़ा सा अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, बहुत डिटेल में है ये एक्चुअल में। रिकॉर्ड हिस्ट्री, रिकॉर्ड हिस्ट्री क्या काम आती है कि जैसे मान लो आपने कोई भी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको मान लो सपोज कीजिए आपने एक्सट्रूड किया। ठीक है ना, बस अभी हल्का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, बाद में फिर बताऊंगा आपको कभी। ठीक, तो आपने क्या किया, सर्कल को एक्सट्रूड करके आपने एक सिलेंडर बना दिया, है ना। तो अब जब आप नीचे वाले सर्कल में कुछ चेंज करेंगे तो आपका सिलेंडर ज्यों का त्यों बना हुआ है ना। कभी कभार हमें क्या होता है ना, हम कर्व में एडिटिंग करते हैं ताकि हम इसमें एडिट करें और इसका जो रिजल्ट है वो ऊपर हमें दिखाई दे। ठीक,
अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। मैं कंट्रोल Z से इसे अंडू करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ और रिकॉर्ड हिस्ट्री पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब हुआ क्या है कि ये जो कर्व है, ये मतलब ये जो सिलेंडर बना है वो इस कर्व से बना है, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो सेव है। पर क्लिक करके जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली चीज़ जो एक्सट्रूड हुई थी वो नीचे वाली सरफेस के हिसाब, नीचे वाले कर्व के हिसाब से एडजस्ट हो गई है इस तरीके, ठीक। तो आपको एडिटिंग में इस तरीके से सहारा मिल जाए तो जाता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आपने जो कर्व में आपको जो एडिटिंग करनी है वो आप एडिट करेंगे और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये हर एक कमांड में रिकॉर्ड हिस्ट्री वाला फंक्शन होता है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद है आपका फिल्टर, ठीक है। फिल्टर, अभी आप फिल्टर फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, अभी आपको राइनो के ऑब्जेक्ट का आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए आपको सिलेक्शन फिल्टर का आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। राइनो के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कर्व भी यूज़ करते हैं हम, सरफेस, पॉली सरफेस, एक्सट्रूजन, तो किन किन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसका ये फिल्टर है, ठीक है। अभी मेरे कर्व भी सेलेक्ट हो रहा है, सॉलिड भी सेलेक्ट हो रहा है और जो सरफेस है वो भी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इन सॉलिड सरफेस इन सब का अलग अलग क्या नाम है, किस तरीके से है, ठीक है। अब आपको सिर्फ कर्व ही कर्व पर काम करना है, सॉलिड पर काम नहीं करना, तो आप कर्व पर राइट क्लिक कर देंगे। अब कर्व के अलावा बाकी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी। आप चाहें तो क्लिक करके देख लीजिए, ये सिलेंडर सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कर्व पर टिक किया हुआ है, ठीक। अगर मैं पॉली सरफेस पर क्लिक कर दूंगा तो अब ये मेरा जो सिलेंडर है वो सिलेक्ट होने लग जाए, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर जो है वो पॉली सरफेस है, ओके। तो ये सिलेक्शन फिल्टर जो है वो सेलेक्ट करने के काम आता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स पर काम करना है तो आप सिलेक्शन फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कुछ लोगों को क्या पता नहीं होता, तो वो क्या होते हैं इतने सारे सीन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं चीज़ों को सेलेक्ट करने में, ठीक है। कभी कभार मैं भी करता हूँ, ऐसा कोई जनरली वो नहीं है, बट आपको टूल्स का एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस चीज़ के लिए कौन सा टूल ज़्यादा बेटर है, ओके। आपको कर्व में काम करना है तो आप फिल्टर करके सिर्फ कर्व को ऑन कर लीजिए ना, ताकि आप सिर्फ ड्राफ्टिंग का जो वर्क है वो कर सकें। आप जब सेलेक्ट करें तो ऊपर का, सॉरी कट कर दिया मैंने उसको, ठीक। तो जब आप सेलेक्ट करें तो आपको प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस रहे कि भाई अब मैं कुछ भी कर लूँ सेलेक्ट होगा तो कर्व ही सेलेक्ट होगा और कुछ चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी। आपको टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर काम करना है तो आप एनोटेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। सरफेस पर काम करना है सरफेस को कीजिए। अगर आपको कर्व की एडिटिंग नहीं चाहिए तो सिर्फ पॉली सरफेस पर राइट क्लिक कीजिए। अब सिर्फ आपका पॉली सरफेस सेलेक्ट होगा, कर्व आपका कैसे ही सेलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन फिल्टर है ये बड़े काम की चीज़ है। राइनो 8 में जो है वो सिलेक्शन फिल्टर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल के लिए हम राइनो 7 की बात कर रहे हैं तो मैं राइनो 7 पे ही काम करूँगा, ठीक, ओके। ये मेरा हो गया, अभी इसको कट कर देता हूँ तो सिलेक्शन फिल्टर मेरा बंद हो जाए। इसके अलावा ये मुझे दिखा रहा है कि भाई कितनी मेमोरी यूज़ हो चुकी है, ये आपका स्टेटस बार है एक्चुअल में, ठीक। आपका दिखा रहा है कि भाई टॉलरेंस कितनी है, आपने लास्ट टाइम कब सेव किया था, कितनी मेमोरी राइनो ले रहा है, ठीक। मेमोरी ले रहा है मतलब कि आपकी रैम कितनी यूज़ कर रहा है, ठीक है, और आपके पास अवेलेबल कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपका है वो आपका कहलाता है पैनल्स, ठीक। पैनल्स की अपनी पूरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैं हर एक पैनल को अब डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तो दो चीज़ का ध्यान रखिए आप, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पैनल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट, अब अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है तो ये व्यू पोर्ट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अदरवाइज आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट का पहले टाइप कि भैया वो क्या है, कर्व है, पॉली सरफेस है, सॉरी एक्सट्रूजन है,
ये भी एक्सट्रूजन होगा, ये पॉली सरफेस कहलाएगा आपका, क्लोज्ड सॉलिड पॉली सरफेस। ठीक, थोड़ा सा खींच के मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक, ओके, है ना। ये क्लोज्ड पॉली सरफेस हुआ, पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन पॉली सरफेस है। ओपन इसलिए क्योंकि ये ऊपर से खाली है, ये ओपन है। बाकी ये आपके सारे कर्व कहलाएंगे। ठीक है, राइनो में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी क्लोज्ड कर्व है, सर्कल नहीं बोल रहा उसको, कर्व बोल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर्व है, बस ये बंद नहीं है लेकिन होने को ये कर्व ही है। लाइन पर भी क्लिक करेंगे तो वो भी कर्व ही कहलाएगी, वो लाइन नहीं कहलाएगी। पॉलीलाइन पर क्लिक करेंगे तो वो क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपने एक ये भी आपका ओपन कर्व है। ठीक है, कर्व ही है लेकिन, है ना। आपने इसको पॉलीलाइन नहीं बोला, बनाया आपने भले ही पॉलीलाइन कमांड से, लेकिन ये कहलाता कर्व ही है। ठीक, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं अगले सेशंस में इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा। के बाद अगर इसका नाम आपने दिया हुआ है तो वो नाम आपका यहाँ शो करेगा, किस लेयर में है वो शो करेगा। ठीक है ना, यहाँ से आप इसकी लेयर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना। और अगर इसका डिस्प्ले कलर आपको कुछ और रखना है तो वो रख सकते हैं आप, जैसे आपको इसको ब्लू रखना है तो इस पर ब्लू पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके आपको लेयर के हिसाब से रखना है तो बाय लेयर कर दीजिए। ठीक, लाइन का टाइप भी चेंज हो सकता है यहाँ पर, डैश डॉट ये वाला, और वैसे ये दिखाई देगा नहीं, शायद दिखाई दे कुछ लाइन, तो ये एक्चुअली आपका डिटेल व्यू में दिखाई देगा आई थिंक। ये अभी मेरा लाइन टाइप प्रॉपरली सेट नहीं है। ठीक है, अभी मैं लाइन टाइप सेट कर लूँगा यार। ठीक, अभी मेरा ये लाइन टाइप सेट नहीं है इसलिए, क्योंकि लाइन टाइप चेंज हो तो चुका है बट शायद ये जूम आउट करने पर दिखाई दे। ठीक है, लाइन टाइप डिस्प्ले, यस यस यस, डिस्प्ले लाइन टाइप, वैसा तो यस है। ठीक, बट जो लाइन टाइप का स्केल है ना वो एक्चुअल में रॉन्ग है, तो हम चलो अभी नहीं करते हैं। बस आप समझ जाओ, जैसे हमें ऑटोकैड में लाइन टाइप का स्केल चेंज करते हैं इसी तरीके से हम राइनो में करेंगे। ठीक, बाकी प्रिंट का इसका जो कलर है वो अगर आपको अलग रखना है तो वो रख लो आप। प्रिंट की आपको इसको थिकनेस अलग रखना है, जैसे हम वॉल की लेयर जो होती है ना उसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, तो उसको आप इस तरीके से प्रिंट की जो विड्थ है वो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज बाय लेयर चलेगी वो। ठीक, इस तरीके से जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो हो रही होती है। एक और चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में जाएंगे और भी बेहतरीन ये आपको इंस्पेक्शन करने के काम आएगी। ठीक है ना। ये आपको जनरली यूज़ होती नहीं है बट कभी इंस्पेक्शन करने के काम आए तो इसको आप कॉपी करके सामने वाले को दिखा सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरी एप्लीकेशंस में। ठीक, मैच करना हो जैसे आपको, जैसे ये जो लाइन है इसकी प्रॉपर्टी मुझे इससे मैच करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, मैच करेंगे, सोर्स ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसने इसका कलर गेन कर लिया इस तरीके से। ठीक, ओके, ये तो होगा प्रॉपर्टीज पैनल। और दूसरा है आपका लेयर्स पैनल। ठीक है, राइट क्लिक करके नई लेयर बन जाती है, आप इतना ध्यान रखें, लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, राइनो के अंदर एक खासियत ये है, ऑटोकैड में तो हमारी लेयर्स इस तरीके से बहुत सारी अरेंज हो जाती, बहुत सारी कचरा हो जाती है। अरेंज बोलूँगा तो मैं थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है यार, ऑटोकैड में 100 लेयर हो जाए तो उन 100 लेयर को स्क्रॉल करते रहो, बड़ी तकलीफ होती है मुझे उसमें। ठीक है, तो राइनो के अंदर एक बढ़िया फंक्शन ये है, इस लेयर के अंदर सब लेयर बन जाती है। ठीक, जो लेयर एक्टिव है उसमें आप सब लेयर इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है ना, जितनी आप लेयर्स बनाना चाहो उतनी लेयर्स बना सकते हो, लेयर्स के अंदर सब लेयर बना सकते हो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल का वर्क करना होता है ना, तो मैं इलेक्ट्रिकल की कम से कम 7-8 लेयर बनाता हूँ, तो मैं उसको सब लेयर के अंदर बना सकता हूँ। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो सब लेयर्स आपकी बड़े काम की चीज़ है। ठीक है ना, सब लेयर्स बनाई आपने इस तरीके से, जितनी लेयर्स बनानी है आपने लेयर्स बनाई, आपने इलेक्ट्रिकल का वर्क ख़त्म कर लिया। ठीक है, उनका कलर देना है, रेड कलर देना है, ब्लू कलर देना है, जो भी आपने, ठीक है, कुछ आपने स्विचेस जो हैं उनको आपने ब्लू कलर दे दिया सपोज करो, या इस तरीके का कुछ
डार्क सा कलर दे दिया, है ना। लाइंस जो हैं उनको आपने वायर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, बट जनरली मैंने ऑरेंज कलर दे दिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन का पर्पस है। तो ये आपने इसको दिया, यहाँ इसने नाम दे दिया आपने लाइन कलर, ठीक है ना। और आपने उसका लाइन टाइप चेंज करके डैश कर दिया ये वाला, ठीक। इस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज दी, ठीक। इसके बाद जब आपका काम खत्म हो गया तो आपने इसको कोलैप्स कर दिया। अब जो इलेक्ट्रिकल का वर्क है वो इस मेन लेयर के अंदर है, ठीक है। ये बहुत फायदे वाला काम है। होता क्या है इससे कि ये जो है आपकी पेरेंट लेयर है, इसको जब आप बंद करेंगे तो इलेक्ट्रिकल की जितनी भी लेयर्स हैं वो एक बार में ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। इस पर ताला लगा दिया तो इलेक्ट्रिकल की लेयर्स पे पूरी लेयर्स पे ताला लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रिकल का वर्क किया, इसके बाद आपने इस पर ताला लगा दिया। ताला लगाने से क्या होगा कि अब आप उस लेयर्स में एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि जब आप कुछ दूसरी लेयर्स पे काम करेंगे तो वो लेयर जो है आपकी अफेक्टेड नहीं होगी। सपोज करो इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ये वाली जो लेयर है वो डिफाइन कर दी, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट ये लेयर मेरी सेलेक्ट हो रही है, ठीक है, बट मैं इस लेयर पे ताला लगा दूंगा, पेरेंट लेयर पे लगाया है तो इस लेयर पे अपने आप ताला लग जाएगा। तो अब इसका मुझे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुझे फ़ायदा हो जाता है, जो काम मैं कर चुका हूँ उस पर मैं ताला लगा देता हूँ, ठीक है। और पेरेंट लेयर पे सिर्फ ताला लगा के सारी लेयर्स पे अपने आप ताला लग जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ताला या लॉक कह लो यार, ठीक है। मैं हिंदी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी हमारी थोड़ी नेचुरल भाषा है, ओके। तो ताला लगा सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, ओके। और कलर चेंज करना मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मटेरियल वगैरह जो है वो अब जब हम 3D सीखेंगे तब हम मटेरियल की जानकारी लेंगे। अभी मटेरियल के बारे में आप थोड़ा सा ठंडा रहिए, ठीक, ओके। और ये जो है लेयर्स को मूव करने के काम आते हैं, ठीक। इस लेयर को पेरेंट लेयर से बाहर निकालना है तो इस पर क्लिक करके बाहर निकाल दें। अब ये पेरेंट लेयर के अंदर नहीं है, दूसरी जगह है, ठीक है। पेरेंट लेयर में वापस पटकना है तो क्लिक करके और यहाँ ड्रैग कर दीजिए उसको, तो पेरेंट लेयर में यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये लेयर्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, यहाँ क्लिक करके और बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपका इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है लेयर स्टेट्स मैनेजर, ठीक है। जैसे आपने इस लेयर का स्टेट सेव कर लिया कि भैया मेरे को ये वाला काम ख़त्म हो चुका है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं लेयर स्टेट में, ठीक है। इससे होगा क्या, मान लो आपने अब कोई और दूसरी लेयर को बंद चालू कर दिया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट को तो मत कीजिएगा, कुछ लेयर पे आपने ताला लगाया, ठीक है ना। अब आप चाह रहे हैं कि जो पुराना स्टेट मैंने सेव किया था उस पर मुझे वापस आना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करें, सेव किया हुआ है डबल क्लिक कर दें तो वही जो लेयर में की सेटिंग्स है वो आपकी वापस हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है ना। इसका भरपूर उपयोग होता है, कुछ लोग इसका भरपूर उपयोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका उपयोग करें, है ना। इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। लेयर स्टेट्स आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी राइनो फाइल से। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट पुराना किया हुआ है और उसकी लेयर स्टेट्स आपकी सेव है तो आप उनको इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। राइनो के अंदर ये इंपोर्ट का जो फंक्शन है ना वो बहुत सही है। हर सेटिंग को आप किसी दूसरी फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि हम हर प्रोजेक्ट में बार बार वही चीज़ नहीं करनी पड़ती कि भाई दोबारा से लेयर स्टेट बनाऊंगा फिर उनको सेट करूंगा, ये काम हम नहीं करते। हमारा एक बार प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो डिफाइन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि पुराने ऑब्जेक्ट से वो सेटिंग्स इंपोर्ट करते जाते हैं और फटाफट चेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो अपने वर्क फ्लो को जितना कस्टमाइज हो सके अपनी नीड के हिसाब से उतना करते रहे, ठीक। ये हो गया लेयर स्टेट्स का काम। और आप देखेंगे जो लेयर स्टेट्स है ना वो पैनल के रूप में बाहर आया है ना। पैनल का क्या काम है मैं बता दें, ठीक है। जैसे लेयर का पैनल है, ये वाला पैनल है, ये वाला पैनल है, ठीक है ना। वैसा तो चलो मैंने डिफाइन कर दिया है, बट पैनल्स क्या होते हैं, आप पैनल्स को क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और पैनल्स के अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ टूल बार जो होते हैं उसी की तरह यहाँ पैनल्स होते हैं, बट पैनल्स में क्या होता है, टूल्स वगैरह कमांड वगैरह नहीं होती। इस तरीके से हर एक पैनल क्या क्या है, अपना अपना वर्क होता है। ठीक है, जैसे रेंडर की सारी सेटिंग्स रेंडर पैनल में मिलेंगी। आपको कुछ और पैनल इनेबल करने हैं तो यहाँ आप जिस पर टिक करेंगे वो आपका पैनल जो है वो इनेबल हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमारा केज एडिट जो मुझे यूज़ होता है, बॉक्स एडिट, इस पर क्लिक करेंगे आप और ये यहाँ पर इनेबल हो चुका है, इस पर क्लिक करें। ठीक, ये आ गया। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक, कुछ इस तरीके से Z मिनिमम कर लेता हूँ और इसका स्केल वगैरह चेंज करना, सपोज करो मुझे इसका स्केल चेंज करना है भाई Z डायरेक्शन में, तो इसको इस तरीके से छोटा करता जाऊंगा, मैं अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये मेरे जो पैनल से अलग अलग काम आते हैं। ठीक है, ये जो बीम वाला पैनल है वो किसी एड ऑन का है, हेल्प पैनल। ये आपका प्रॉपर्टीज टूल बार है, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, असेट लाइब्रेरीज है। ठीक, ये एक्चुअली क्या है, आपका जो विंडोज़ का ब्राउज़र होता है वही है, बस यहाँ राइनो ने दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है, आप चीज़ों को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पर ला सकते हो। जैसे आपको कोई ये प्लान है वो इंपोर्ट करना है तो आपने खींच के यहाँ ले आए पिक्चर और यहाँ ले आए। ठीक है, और फिर आपको उस पर जो भी काम करना है वो आप करके यहाँ पर फिनिश कर लिए। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा सा फास्ट काम हो जाता है। आपको PDF इंपोर्ट करना है, यहाँ क्लिक करके इंपोर्ट किया और आपने इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक, कहीं इंपोर्ट हुआ होगा, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक, जो हमने अभी PDF बनाया था वही ये PDF फाइल आपकी क्या है, ये इस तरीके से मैं पेज की तरह इंपोर्ट हो गई। ठीक, और उसकी जो लाइंस थी वो आपकी लाइंस भी इस तरीके से इंपोर्ट हो चुकी। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि राइनो में ये इस तरीके से काम होता है। ठीक, ऑर्थो मोड ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल को। ठीक है, ये पैनल हो गया। चलो ठीक है, एक काम करो, पैनल्स एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो पैनल्स के किसी दिन हम अलग से वीडियो रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक पैनल अपने आप में एक पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेगा। तो आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि कुछ कुछ पैनल्स जो हैं आपके होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है। ठीक, ओके। अब मुझे नहीं लगता राइनो के अंदर आपको कोई मिस्ट्री लग रही होगी कि भैया ये चीज़ किस लिए होती है, वो चीज़ किस लिए। ठीक है, एक एक चीज़ को मैंने टाइम देकर एक्सप्लेन किया है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो मैं अगली वीडियो में उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ऑब्जेक्ट टाइप जो है वो डिस्कस नहीं किए हैं, अभी जो शेडिंग के जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक, और जो हमारे टूल बार को कस्टमाइज़ करना, कमांड्स को कस्टमाइज़ करना, वो सारी चीज़ें नहीं देखी हमने। अब प्रोजेक्ट पर काम करना तो फिर दूर की बात ही है, अभी तो हमने और सेटिंग्स नहीं देखी। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये जो आपकी इतनी सारी सेटिंग्स हैं वो भी हमने अभी देखी नहीं है। ठीक, जैसे कि आपका हो गया कि भाई एनोटेशन स्टाइल, मतलब जब आप टेक्स्ट किस तरीके से बनाने हैं, आपको डायमेंशंस वगैरह का जो साइज़ क्या होगा, उसका एरो का साइज़, उनकी लेंथ की यूनिट, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ग्रिड, हैचिंग, हैच आपको और इंपोर्ट करना है तो आप हैच इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट वही फाइल चलती है जो ऑटोकैड में चलती है .pat। ठीक, तो आप वो भी कर सकते हैं, या दूसरी राइनो फाइल से आप हैच पैटर्न इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक और फ़ायदा राइनो का एक ये है कि राइनो के अंदर हैच बनाने का एक अलग से प्लगइन आता है जो कि टोटली फ्री है। ठीक, तो आपने कोई एक पैटर्न बनाया और उसको आप हैच पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो एक फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, हालांकि मैं ये हैच फैच और ये जो इतना फिलिंग विलिंग होती है ना, लोग बाग तो ऑटोकैड में भी हैच जबरन फिल करते हैं, कुछ कुछ मतलब कुछ जगह तो ठीक है हैच फिल करना जायज़ है,
बट ज़्यादा हैच फिल कर देते हैं ना तो वो क्या है, फाइल हैवी होने लगती है। तो इसलिए सजेस्ट करूँगा कि हैच का उपयोग एटलीस्ट ड्राफ्टिंग में थोड़ा थोड़ा कम करें। और आपको ज़्यादा ही फिलिंग का शौक है तो आप किसी वेक्टर प्रोग्राम को यूज़ करें, उसमें क्या है, हैच पैटर्न को वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, और दूसरा उसमें कस्टमाइज करने का भी आपको अच्छा मौका मिल जाता है। ठीक है, मैं इसके लिए इंकस्केप यूज़ करता हूँ और इलस्ट्रेटर कभी कभार कर लेता हूँ। ठीक है, बट जनरली मैं इंकस्केप यूज़ करता हूँ। ठीक है, इंकस्केप में क्या है, पैटर्न का टूल रहता है जिसमें आपको हैच पैटर्न बनाने को भी मिल जाते हैं और उन अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर जिस चीज़ में बेस्ट है आप उसका उपयोग उस चीज़ के लिए करें। ठीक है, ओके। तो ये हैच पैटर्न देखने हमें राइसेस बनाना सीखना है। अपीयरेंस जो है इसका भाई के ग्रिड का जो कलर है वो चेंज करना है, आपके जो एक्सेस का कलर है वो चेंज करना है। अगर इनका कुछ कलर चेंज करना है तो इसके लिए आपका पूरा व्यू पोर्ट की एक पूरी मेन्यू है, ये जिनको डिस्प्ले मोड्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी ये कुछ शेडिंग में है ये इस तरीके से, तो उसको किस तरीके से कस्टमाइज करना है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, मॉडलिंग एड्स हैं, जैसे नज वाला जो फंक्शन है ना, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एरो की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल के साथ, सॉरी ऑल्ट के साथ क्लिक करके नच कर रहा हूँ तो ये आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नच का जो फंक्शन है ना वो थोड़ा कम पे सेट है ना। तो ये नज का जो फंक्शन है वो किस तरीके से प्रॉपरली सेट करना है, अभी वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसके अलावा ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग तो खैर मैंने बता ही दी है। ग्रिड, अच्छा ग्रिड कुछ लोग सेट नहीं करते हैं तो भैया मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ग्रिड प्रॉपरली सेट करके रखें। ठीक है, बल्कि मैंने तो कमांड भी दे रखी है कि भाई मुझे कभी ग्रिड का साइज 1 फीट रखना है, कभी आधा फीट रखना है, ताकि मैं उसको प्रॉपरली स्नैपिंग के लिए यूज कर सकूं। जब छोटे ऑब्जेक्ट पे काम करूंगा तो मैं ग्रिड का साइज छोटा रखूंगा, जब बड़े ऑब्जेक्ट्स पर काम करना होगा तो मैं ग्रिड की जो स्पेसिंग है या तो 1 फीट रखूंगा या फिर 5 फीट या 2 फीट, जैसी मुझे नीड होगी वैसी मैं रखूंगा। ठीक है, जब हम प्लानिंग काम कवर करते हैं ना तो जो रूम वगैरह है वो फिट में ही चलता है जनरली, तो तब हम 1 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। लेकिन जब हम फर्नीचर वगैरह कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं तो हम 1 इंच रखते हैं, फिट में हो गया 1/12। तो कर लीजिएगा आप, है ना, मतलब मैं आपको वो चीज़ आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, और मैक्रो किस तरीके से बनाते हैं राइनो में वो भी हम देखेंगे, और बाकी टूल्स अभी बनाना तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी पैनल के और अंदर के ये जो पैनल्स हैं वो भी हमारे पूरे बाकी रह गए हैं। ठीक, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये जो आपको राइनो का इंटरफेस है वो समझ में आया होगा। ठीक, हो सकता है कि कुछ लोगों के डाउट्स हों इसके बाद भी कि सर ये कैसे है वो कैसे है, तो आप टाइम के साथ बता दीजिएगा सर मुझे इस वीडियो में इस टाइम पर कुछ समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं मान लो आपकी ये यूट्यूब की वीडियो 28 सेकंड पर चल रही है, वहाँ आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप बोल दें कि सर मुझे 28वें सेकंड पर, 28वें मिनट पर या सेकंड पर कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। अदरवाइज आप बताएंगे नहीं कि भाई आप कहाँ से पूछ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में तो आइडिया रहेगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए आप उस चीज़ से पूछ लें। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि सर मुझे जनरल क्वेश्चन है मेरे, तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिख कर पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर टाइम के साथ आपको दे दूंगा, अगले दिन या उसी दिन जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगली वीडियोस में हम राइनो की आगे की प्रोसेस को देखेंगे और इसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।